सभी को नमस्कार। मैं एस यादव ई कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं जो ये कह सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है अपने इसके अंदर जो मनोविज्ञान, पेडागोजी और आईसीटी का लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा छठी यूनिट का। और छठी यूनिट के अंदर आपने देखा होगा उस इकाई का नाम भी रखा हुआ है आईसीटी। तो देखिए, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं मित्रों कि वो टॉपिक है अपना आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में जिसे कहा जाता आईसीटी। आईसीटी को देखिए, मैं एक या दो पार्ट में नहीं पढ़ाने वाला, इसे कई पार्टों में पढ़ाऊंगा। और ज़्यादातर देखिए मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको देखिए ये बहुत ही सरल रूप से इसको समझाऊं, क्योंकि मैं पुराने पेपरों का एनालिसिस कर रहा था और पेपरों को जब मैंने देखा कि यहाँ 5 या 6 सवाल पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं। एक बार यदि इसको पढ़ लिया जाए और समझ लिया जाए तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है कि इसका मैटर नहीं मिलता है। इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। कंप्यूटर पे तो देखिए हमें काफी कुछ मिल जाता है पढ़ने के लिए। कंप्यूटर क्या है, उसका हिस्ट्री की बात करें और उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें, इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करें, उसके अलावा मेमोरी की बात करें, उसकी लैंग्वेज की बात करें, उसके वायरस की बात करें और उससे रिलेटेड इंटरनेट की बात करें, यहां से भी एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या दोस्तों देखिए, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स की बात करें, CAL, CAI, इस तरह के जो कंप्यूटर बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर भी अपने आप में एक पार्ट है, और किसका पार्ट है कंप्यूटर? आईसीटी का ही पार्ट है। तो सबसे पहले आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आईसीटी क्या है। और आईसीटी के अंदर देखिए, मैं पहले एक आपका मेंटल इमेज भी बनाना चाहूंगा कि आईसीटी के अंदर पढ़ना क्या है हमें। सबसे पहले देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है, जिसके मैंने 3 वीडियो दिए थे। इसी तरह से आज मैं बताऊंगा आईसीटी में पढ़ना क्या है। सबसे पहले आईसीटी की संकल्पना बात करेंगे, उसके दूसरे नंबर पर उसकी आवश्यकता और महत्व की बात करेंगे, तीसरे नंबर पर आईसीटी का इफेक्ट देखेंगे कि इसका देखिए हमारी एजुकेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा आईसीटी का, और चौथे पार्ट में देखेंगे देखिए कि आईसीटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। साथ में आईसीटी के साथ साथ हमारी पेडागोजी को भी देखेंगे, उसको भी इफेक्ट करने वाले कारक कौन से हैं, और उसी के साथ में ये भी देखेंगे हमारी पेडागोजी, आईसीटी और हमारा पाठ्यक्रम, तीनों का इंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है ताकि हमारा अधिगम या कहें हमारा शिक्षण एक इफेक्टिव हो जाए। उसके बाद देखिए अंत में जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आईसीटी के टूल्स, उसके उपकरण कौन से हैं। बहुत सारे उपकरण हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और अंत में मैं आपको बताऊंगा आईसीटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं हमारे एजुकेशन के अंदर और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, या हम कहें उनकी उपयोगिता क्या है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अपना आईसीटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीटी के ऊपर। देखिए, आईसीटी की यदि हम बात करें, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, कई बार तो ये पूरा नाम ही पूछा गया है। इंग्लिश में भी मैं देखिए लिख के लाया हूं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसलिए देखिए इनका जो पहला जो अक्षर है, इसकी यदि हम बात करें, इन तीनों को एक जगह लिख दें तो ये बनता आईसीटी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? आईसीटी। क्या है इसका संक्षिप्त रूप? ये भी पूछ लिया जाता है। देखिए, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है। याद रखना, आईसीटी को 2 तरह से लिखते हैं। कुछ विद्वान तो देखिए इसे लिखते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ लोग देखिए इस एंड को हटा देते हैं, तो फिर क्या बनेगा? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोनों अर्थ होते हैं इसके। जैसे पेपर में पूछा जाए उसी तरह से दोस्तों आपका इंसान आंसर देना है, और इसी चीज को बहुत अच्छे से मैं धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करूंगा और मेरे साथ समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे देखिए ऐसे ग्रामीण परिवेश के भी साथी हैं जो इसके बारे में कम नॉलेज रखते हैं, लेकिन कुछ साथी ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ एक डायग्राम भी दिखाया गया है, ये देखिए
ये एक पैनल बना हुआ है और यहाँ पर बच्चा देखिए इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। ये भी अपने आप में क्या है, आईसीटी। यानी हमारी क्लासरूम के अंदर क्या आ गई है, आईसीटी आ गई है। और यहाँ यदि आप शिक्षक को देखोगे, शिक्षक देख रहा है और बच्चा कार्य कर रहा है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को डिसाइड करता है कौन, आईसीटी। और इसी को हम कहते हैं सीसीपी, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। बच्चे स्वयं क्रियाएं कर रहे हैं यहां पर। तो फिर शिक्षक क्या कर रहा है, शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका में है। किसके रूप में है, मार्गदर्शक, या हम देखिए इसे क्या कहते हैं, सुविधा प्रदाता, या हम कह दें सहयोगी। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आईसीटी के अंदर शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका क्या होता है, एक प्रोवाइडर होता है, फैसिलिटेटर। किसकी भूमिका होती है, एक सुविधा देने वाला, सहयोगी के रूप में, या मार्गदर्शक करने वाला। देखिए, और इस तरह से बालक यहाँ क्या है, सेंटर्ड में है, सेंटर्ड पेडागोजी। जैसे कुछ बिल्डिंगों का निर्माण कर रहा है, फूल पत्तियां वगैरह बच्चा यहाँ पर बना रहा है। इसी तरह से बालक खुद देखिए गतिविधियां कर रहा है। और यहीं से अपने टॉपिक की आज हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम क्या है। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास एक आता है, आईसीटी क्या है। तो आईसीटी का सबसे पहले पूरा नाम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दूसरा, आईसीटी में हमारे टीचर की भूमिका क्या है। टीचर की भूमिका कैसी रहती है, इसमें गौण रहती है। तो हमारे बच्चे की भूमिका कैसी होती है, बच्चे की भूमिका होती है प्रधान, यानी सेंटर में कौन है, हमारा बालक है। तो इस तरह से यहां से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। अब देखिए, मुझे पढ़ाना है आईसीटी, तो पहले मैं आपको बताऊंगा सूचना क्या है, फिर बताऊंगा संप्रेषण क्या है, और फिर बताऊंगा टेक्नोलॉजी क्या है। फिर इन चीजों को जोड़ेंगे, जो मैं एक डायग्राम के रूप में आपको यहां पर बताऊंगा, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। और देखिए यहां एक डायग्राम बनाते हैं हम। ये है हमारे पास आई का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन। दूसरा लेते हैं देखिए हम कम्युनिकेशन, सी। कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संप्रेषण या संचार। उसके बाद तीसरा देखिए जो शब्द है अपने यहां पर, उस शब्द का नाम है टेक्नोलॉजी, जिसको हम लिख देते हैं तकनीकी। तो कितने शब्द हो गए दोस्तों, हमारे पास 3। इसको यदि हम हिंदी में लिखे तो इसका अर्थ सूचना। मैंने कहा था छोटी छोटी चीजों को समझेंगे, बड़ी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। दूसरा देखिए हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, संप्रेषण या संचार। उसके बाद देखिए तीसरा है टेक्नोलॉजी, तकनीकी, और इसी को प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। ये देखिए, ये 3 शब्द है, तीनों से मिलकर देखिए। तो पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं, ये वाला पार्ट। इस पार्ट की यदि हम बात करें तो ये वाला पार्ट जो कहलाएगा आई और सी, क्योंकि इन दोनों का उभयनिष्ठ भाग है। फिर उसके बाद देखिए हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं, ये वाला पार्ट देखिए, और ये कहलाएगा आई टी, क्योंकि एक पार्ट आई का है, एक टी का है। उसके बाद इस वाले पार्ट की बात करते हैं देखिए हम, और ये वाला पार्ट कहलाएगा हमारा सी टी। सी टी का मतलब क्लास टीचर नहीं है, यहां पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे देखिए हम क्या कहते हैं, संप्रेषण, संप्रेषण तकनीकी। इस तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, सूचना तकनीकी। इस तरह से देखिए दोनों चीजों को लिख देते हैं। ये सूचना तकनीकी को बताता है, तो ये संप्रेषण तकनीक। अब देखिए यहां पर एक बीच में जो पार्ट बचा हुआ है अपने, ये वाला पार्ट देखिए, ये तीनों का उभयनिष्ठ है, कॉमन पार्ट है ये तीनों का। और तीनों का ये जो कॉमन पार्ट है, इसी कॉमन पार्ट को देखिए हम कहते हैं आईसीटी।
इसी कॉमन पार्ट को क्या कहा जाता है? आईसीटी कहा जाता है। इसमें ये तीनों हैं, आई भी है, सी भी है और टी भी है। तो देखिए आईसीटी पर हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूचना को, नंबर 1। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं आपको पढ़ाऊंगा संप्रेषण क्या है। उसके बाद नंबर 3 पर मैं आपको पढ़ाऊंगा सूचना तकनीकी क्या है। नंबर 4 पर फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखिए, संप्रेषण तकनीकी क्या है। और उसके बाद नंबर 6 पर मैं आपको पढ़ाऊंगा आईसीटी क्या है। याद रखना, मैं आपको ये 6 पार्ट पढ़ाऊंगा, तब जाकर हम आईसीटी के अर्थ को समझेंगे। और फिर देखिए उसके बाद हम अपने इस पे कंसेप्ट पर आगे आएंगे, इसकी आवश्यकता, इसकी संकल्पना को समझने के बाद, फिर इसका इंपॉर्टेंस, फिर इसके इफेक्ट, ये सब चीजें देखेंगे। अब तैयार हो जाइए, एक एक बिंदु को मैं पढ़ाऊंगा, ये पिक्चर माइंड में हो जानी चाहिए। पहले सूचना, फिर संप्रेषण, फिर सूचना टेक्नोलॉजी, यानी सूचना में किसका प्रयोग हो गया? तकनीकी का। और यहां कम्युनिकेशन में किसका प्रयोग हो गया? टेक्नोलॉजी का। और फिर देखिए हमारे पास आता है जिसका नाम क्या है? आईसीटी। यहां आईसीटी की संकल्पना को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते सूचना। सूचना क्या है भाई? अब कई बार देखिए मन में एक सवाल आता है कि सर डिफाइन तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम समझ जरूर जाते हैं। बहुत सारी विधाएं ऐसी होती है जिनको हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं बोलते ही, लेकिन उनको कह नहीं पाते हैं शब्दों के अंदर। इसी तरह से मैंने कहा सूचना, इंफॉर्मेशन तो आप समझ जरूर गए हैं, लेकिन इसको शब्दों में यदि मैं कहूं कि बोल के बताओ सूचना क्या है, तो कुछ लोग तो क्या कह देते? इंफॉर्मेशन। अरे इंफॉर्मेशन तो इंग्लिश में इसका दूसरा नाम है जो मैंने लिख रखा है। सूचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सूचनाएं क्या हैं, तो सूचनाएं होती क्या है? देखिए अच्छे से समझना, आंकड़ों यानी डेटा, आंकड़ों का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप याद रखना। ये किसका संक्षिप्त रूप? कोई भी डाटा। अब डाटा क्या होता है? किसी का नाम हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, नाम हो सकता है, संख्या हो सकती है, स्थान हो सकता है, कोई तथ्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डेटा। तो उन डेटा का संक्षिप्त रूप जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उस डेटा का क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो। देखिए अर्थपूर्ण और क्रमबद्ध हो। दो विशेषताएं और बताई, अर्थपूर्ण और क्रमबद्ध यानी व्यवस्थित हो, तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते, अन्यथा नहीं। जैसे मैं अब आपको एक चीज बताता हूं, मैंने लिखा 18 राम, 18 राम, ये एक सूचना दे दी मैंने, 18 राम। अब आप क्या अर्थ लगाएंगे? या मैं ये कह दूं 18वें राम, तो आप इसका अर्थ समझ ही नहीं पा रहे कि ये 18 और राम क्या है। इसका कोई अर्थ आया कि आपके सामने? नहीं आया, नहीं आया ना। दूसरा देखिए, कोई क्रमबद्धता भी नहीं है इसके अंदर। अगर इसी सूचना को मैं यदि कैसे लिख दूं, संक्षिप्त रूप में लिख दूं, अर्थपूर्ण और क्रमबद्ध रूप में लिख दूं इस डेटा को, ये क्या है? आंकड़ा है। ये सूचना नहीं है, सूचना कह ही नहीं सकते। इसको क्या कहेंगे? हम डेटा कहेंगे। भाई 18 है, कोई संख्या है, उसके बाद है राम। अब मैं इसको देखिए सूचना में कैसे बदलूं, और सूचना के लिए यदि मैं इसी को ऐसे लिख दूं, देखिए राम 18 वर्ष का है, अब ये सूचना है। तो इसलिए आंकड़ों का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? आंकड़ों का संक्षिप्त रूप कहलाता है सूचना। ये सूचना अर्थपूर्ण है या नहीं है, आप मुझे बताइए। आंकड़े क्रमबद्ध रूप से हैं या नहीं है यहाँ पर। और यदि हम ऐसे अधूरे आधे आंकड़े देते हैं तो जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, तो उसे हम सूचना नहीं कहते हैं। अब देखिए
सूचना जब हमें समझ में आ गई, सूचना क्या है? आंकड़ों का संक्षिप्त रूप। अब दूसरा शब्द को समझते हैं और दूसरा शब्द आता है संप्रेषण या संचार। दूसरा देखिए हिंदी में इसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, संचार। कौन सा शब्द काम में लेते हैं? संचार। अब आप देखिए ये जो संचार है इसको इंग्लिश में कहा जाता है कम्युनिकेशन। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से होती है? लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा के अंदर देखिए एक शब्द है कम्युनिस। इस शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका हिंदी में अर्थ ना इंग्लिश में अर्थ होता है टू मेक कॉमन। टू मेक कॉमन, या अपनी भाषा में देखिए हम इसे क्या कह देते हैं? कॉमन। और कॉमन को हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य। ये देखिए टू मेक कॉमन अर्थात हम कह सकते हैं सामान्य बनाना। तो एक ये सवाल पूछा जाता है। दूसरा देखिए संप्रेषण का हिंदी में अर्थ देखिए सम प्लस प्रेषण, बराबर भेजना। सम मानी बराबर, प्रेषण मानी भेजना, बराबर भेजना। इस तरह से देखिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं? इसका अर्थ लगा सकते हैं समान रूप से भेजना या बराबर भेजना। तो इस तरह से देखिए समान या बराबर, समान रूप से भेजना। ये तो बात होगी अर्थ की। शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण को क्या कहा गया? रीड कहा गया है। अर्थात सूचनाओं के जाल में यदि सबसे महत्वपूर्ण है तो कौन है? ये संप्रेषण ही होता है। शिक्षा के रीड किसे माना गया? संप्रेषण को, शिक्षा की रीड। बैकबोन, शिक्षा की रीढ़ किसको कहा जाता है? क्योंकि बिना संप्रेषण के शिक्षण हो ही नहीं सकता, चाहे हम शाब्दिक करें या अशाब्दिक करें। संप्रेषण तो अत्यधिक जरूरी है और बिना संप्रेषण के देखिए शिक्षण अधिगम की प्रोसेस हो ही नहीं सकती। इसलिए शिक्षा की रीढ़ कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संप्रेषण को कहा जाता है। अर्थ समझने के बाद यहाँ पर अब देखिए इसके भाव को समझते हैं। एक व्यक्ति होता है जिसे हम देखिए यहां लिख देता हूं, जो देखिए सूचनाओं को भेजने का काम करता है, उसे कहा जाता है सेंडर। क्या कहते हैं? सेंडर। और उसके बाद देखिए ये सूचनाएं किसी ना किसी माध्यम से, मीडियम से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है और जिस व्यक्ति के पास जाती हैं वो व्यक्ति कहलाता है रिसीवर, प्रापक। ये कौन है? प्रेषक, ये प्रापक, और बीच में क्या है? माध्यम, मीडिया। यहां से यहां सूचनाएं और वापस देखिए सूचनाएं। अगर उसका अर्थ समझ में आ जाता है तो वापस देखिए यहां पर क्या करता है? उस चीज को भेजता है और संदेश देता है कि मुझे इसका अर्थ समझ में आया या नहीं आया। इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में होने वाली अंतःक्रिया या हम कह दें सूचनाओं का आदान प्रदान, क्या कह सकते हैं हम? सूचनाओं का आदान प्रदान। क्या कहलाएगा? संचार कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। ये कौन है? प्रेषक। ये कौन है? प्रापक, जो रिसीवर। और ये कौन है? माध्यम। किसी ना किसी माध्यम से तथ्य, डेटा, आंकड़े, नाम, संख्या, भाव, शाब्दिक, अशाब्दिक, किसी ना किसी रूप से इस व्यक्ति द्वारा इस व्यक्ति तक भेजी जाती हैं और यहां से वापस संकेत आते हैं कि सूचना प्राप्त हो गई या नहीं होगी। इसी क्रिया को, आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संप्रेषण। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं का होने वाला आदान प्रदान
क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, और संप्रेषण के अंदर ये चीजें होती हैं। अच्छा, इसको मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अपने यहां एक टॉपिक और है 5वीं यूनिट में, कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल। और देखिए, जितना ज्यादा संप्रेषण कौशल एक कक्ष में स्ट्रांग होगा, बच्चे उतने ही ज्यादा अधिगम करेंगे। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो यही सवाल पूछा जाता है उसकी उत्पत्ति का, दूसरा इसका अर्थ का पूछा जाता है, तीसरा देखिए शिक्षा की रीढ़ का पूछता है, चौथा सवाल इन तीनों के बारे में पूछता है, सेंडर, रिसीवर और ये चीजें, इसके जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। और एक डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, एडगर डेल द्वारा दी गई डेफिनेशन। उस डेफिनेशन को भी आप देखिए, एडगर डेल द्वारा जो दी गई जो डेफिनेशन है, ये याद कर लेना, बार बार आरपीएससी में पूछी जाती है। ये रटी रटाई एक डेफिनेशन है एडगर डेल की। क्या कहा गया? संप्रेषण, विचार विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। किसका? विचारों का। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से पहले व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति में। संप्रेषण, विचार विनिमय के मूड देखिए ये लिखा है MOOD, मूड में विचारों, किसका? देखिए आदान विनिमय की बात कर रहा है, विचारों। दूसरा कहा है भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की प्रक्रिया को क्या कहा है? संप्रेषण कहा है। याद रखना, एडगर डेल की डेफिनेशन को अच्छे से रट लेना। तो मैं बात कर रहा था आपके सामने संप्रेषण। अब देखिए तीसरा शब्द आता है टेक्नोलॉजी। वैसे मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर देखिए इस शब्द को बचा चुका हूं और वहां पर भी आपने इसको पढ़ा, लेकिन फिर मैं एक बार फिर बता देता हूं। देखिए तकनीकी, तकनीकी को एक और दूसरा शब्द काम में लेते हैं, प्रौद्योगिकी। ये देखिए, और ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति 2 भाषाओं से मानी जाती है। एक भाषा है ग्रीक और दूसरी भाषा है लैटिन। 2 भाषाओं से मानी जाती है इसकी उत्पत्ति सामान्यतः। ग्रीक भाषा में एक शब्द है जिसका नाम है टेक्निकोस। टेक्निकोस इस शब्द से देखिए, जिसका अर्थ होता है एक कला। दूसरा देखिए हमारे पास जो शब्द आता है टेक्नोलॉजी के अंदर, जो लैटिन भाषा से बना हुआ है, वो है टेक्सरे। कौन से शब्द से माना जाता है? टेक्सरे। टेक्सरे, इसका अर्थ होता है ना बनाना या बुनना या निर्माण करना। तो देखिए 2 शब्द हैं, टेक्निकोस और टेक्सरे। टेक्सरे, अब देखिए इस दोनों से इसका अर्थ होता है बुनना या बनाना और इसका अर्थ होता है कला। लेकिन सामान्य अर्थ में यदि हम देखें टेक्नोलॉजी क्या है, सामान्य अर्थ की यदि बात करें तो सीधा सा देखिए इसका अर्थ निकल कर आता है वो क्या? किसी कार्य को करने की कुशलता। अर्थ क्या है? किसी कार्य को करने की कला, दक्षता, कौशल, कोई भी चीज हो सकती है। किसी भी कार्य को करने की कला, दक्षता, कौशल को हम क्या कहते हैं? तो देखिए हम उसको क्या कहते हैं? तकनीकी कहते हैं। कला, दक्षता, कौशल या कुशलता भी कई बार देखिए एक शब्द काम में ले लेते हैं, कुशलता को ही तकनीकी कहा जाता है। एक और अर्थ देखिए बहुत ही अच्छा, जो ज्ञान प्राप्त किया है विज्ञान से
उस ज्ञान को व्यवहार में उपयोग करने की विधि ही टेक्नोलॉजी है। यानी वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग करने की विधि को क्या कहा जाता है? टेक्नोलॉजी कहा जाता है, प्रौद्योगिकी कहा जाता है, तकनीकी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा के दो शब्दों से मानी जाती है। एक सामान्य अर्थ देखा और एक अर्थ हमने और देखा। जो वैज्ञानिक ज्ञान है उस ज्ञान की विधियों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? तकनीकी। तो ये तीन हो गए, आई, सी और टी। तीनों शब्दों का अर्थ देखिए मैंने यहां समझाया। अब इसके बाद देखिए जो हम समझेंगे, इन तीनों शब्दों को आपस में जोड़ के देखेंगे। और सबसे पहला जो हमारे पास शब्द बन रहा है वो शब्द कौन सा है? आईटी। कौन सा शब्द बनता है? आईटी। सूचना तकनीकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में क्या कहते हैं? आईटी। ये डायग्राम अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए समझें। देखिए सूचना का हमें पता लग गया, आंकड़ों का संक्षिप्त रूप। अब आंकड़ों का संक्षिप्त रूप यदि हम तकनीकी माध्यम से उसे सजो के रखने लग जाएं तो वो क्या कहलाता? हमारा आईटी कहलाता है। अर्थात सूचना का संग्रह या संचरण या प्रसार में तकनीकी का प्रयोग क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आईटी। यानी जो सूचनाएं हम इकट्ठी कर रहे थे, अब सूचनाएं हम देखिए जो निर्मित कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं या सूचनाएं भेज रहे हैं, अब हमने किसका उपयोग करना शुरू कर दिया? टेक्नोलॉजी। यानी तकनीकी माध्यम से सूचनाओं को इकट्ठी करना, सूचनाओं का रूप बदलना, सूचनाओं का प्रसार करना यदि हम शुरू कर देते हैं तो क्या कहलाता है? वो सूचना तकनीकी कहलाता है। अर्थात सूचना के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग ही क्या है? सूचना तकनीकी है। अब देखिए पहले हमारे पास जो सूचनाएं कैसी होती थी? मौखिक रूप से। अब मौखिक थी तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, फेस टू फेस हुआ करती थी। एक शिक्षक और एक गुरु, दोनों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान। बाद में टेक्नोलॉजी आई तो प्रिंट मीडिया आ गया, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन बन गई। गुटेनबर्ग द्वारा देखिए जर्मनी के थे, उन्होंने क्या बना दी? प्रिंटिंग मशीन बना दी। अब सूचनाएं देखिए हमारी किस में इकट्ठी होगी? किताब के अंदर, न्यूज़पेपर में। अब ये एक टेक्नोलॉजी थी उस समय, प्रिंटिंग मशीन। फिर देखिए सूचनाओं को हमें बांटना था तो फोटोकॉपी करने लग गए, वहां से भी देखिए बंटना शुरू हो गया। फिर उसके बाद देखिए और यदि बात करें आज की, तो एक रेडियो आ गया, रेडियो के माध्यम से सूचनाएं। फिर टीवी आ गई, टीवी के माध्यम से सूचनाओं का प्रसार होने लगा। उसके अलावा कंप्यूटर युग आया तो देखिए डिजिटल भंडार होना शुरू हो गया सूचनाओं का। अब ये जो डिजिटल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही तो टेक्नोलॉजी है। समय समय के अनुसार टेक्नोलॉजी की परिभाषाएं बदलती रही। तो हमारे पास सूचनाएं सबसे पहले किस में इकट्ठी होती थी? मौखिक। फिर क्या होने लगी? प्रिंटेड, और प्रिंटेड को हम हिंदी में कहते हैं मुद्रित। मशीन आ गई। और आज यदि हम सूचनाएं देखते हैं तो किसके रूप में? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। आज हमारे पास सूचनाएं किसके रूप में आ गई? इलेक्ट्रॉनिक भंडार हो गया हमारे पास। और आज इस भंडार को यदि हम देखें जिसमें सूचनाएं होती है हमारे पास, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड जिसे एसडी कार्ड भी कहा जाता है, हार्ड डिस्क और सीडी, पता नहीं ऐसे कितने उपकरण हैं जिनके अंदर हम सूचनाओं को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। ये सूचनाएं जो इकट्ठी हो रही, यही तो टेक्नोलॉजी है।
पहले देखिए सूचनाओं को देखा और अब सूचनाओं के क्षेत्र में किसका प्रयोग हो गया, तकनीकी का प्रयोग। और इसीलिए एक डायग्राम भी बनाया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी। और सूचना तकनीकी में देखिए क्या क्या चीजें हैं, रेडियो, मास कम्युनिकेशन, बहुत बड़े लोगों को हम संबोधित कर सकते, पहले नहीं कर सकते थे मौखिक में। यहां तो वन टीचर वन स्टूडेंट, मास कम्युनिकेशन को कैसे कर सकते थे, आवाज इतनी पहुंच ही नहीं सकती थी। दूसरा देखिए टेलीविजन, जिसे हम क्या कहते हैं, टीवी। तीसरा देखिए कंप्यूटर। चौथा देखते हैं, देखिए और एक मास कम्युनिकेशन का जरिया आ गया हमारे पास, इंटरनेट। फिर उसके बाद देखिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टीसी। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक पद्धति है जिसके माध्यम से देखिए इसके ऑडियो वीडियो और इस कंप्यूटर, कई तरह की देखिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, जो मैं आगे समझाऊंगा। मैं बात करूंगा रेडियो की भी, टेलीविजन की, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन। और आज जो जमाना है वो किसका है, मोबाइल। मोबाइल के माध्यम से आपको तुरंत सूचनाएं मिल जाती हैं। और आज जो सूचनाएं आप देखते हो मोबाइल के माध्यम से, उन सूचनाओं की यदि हम बात करें तो ये जो सूचनाएं देखिए जो मोबाइल के माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं, तो ये भी क्या है, एक सूचना तकनीकी का पार्ट है मोबाइल भी हमारा। अब देखिए इस टेक्नोलॉजी को हम किस में देखेंगे, कम्युनिकेशन में भी देख लेते हैं। संचार तकनीकी के रूप में देखिए यदि हम बात करें तो सीधा सा है, सूचनाओं का संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से करना। सूचनाओं का संप्रेषण तकनीकी द्वारा करना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा सिटी। क्या कहलाएगा हमारा सिटी। सीधा सा तकनीकी के सहयोग से सूचनाओं का क्या करना, आदान प्रदान। सूचनाओं का संप्रेषण तकनीकी द्वारा आदान प्रदान करना, आदान प्रदान, यानी सेंडर और रिसीव के बीच में अब जो कम्युनिकेशन होगा उसमें किसका प्रयोग करेंगे हम, टेक्नोलॉजी का। और देखिए यहां पर एक चीज और पूछी जाती है जो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले यहां देखिए ये दो प्रकार की देखिए सिटी को बताया गया। एक तो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, उपग्रह से लिंक करके देखिए वहां से भी संप्रेषण होता है, जैसे हमारा टीवी किससे चल रहा है, सैटेलाइट बेस्ड है। दूसरा देखिए टेरेस्ट्रियल बेस्ड, ये है धरातलीय। कैसा है ये, धरातलीय। देखिए धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार की चीजों से जोड़कर देखिए हम क्या करते हैं, लिंक करके और उसके क्या करते हैं, प्रसारण कर लेते हैं। और एक सैटेलाइट से, तो ये कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होगा, एक तो संचार उपग्रह और दूसरा धरातलीय प्रकार का। इन दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए ऑल्विन टॉफरल के अनुसार देखिए ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसको उन्होंने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा है। और बांटने वाले का देखिए यदि हम बात करें उनका जो नाम है, और उनका जो नाम दिया गया है ऑल्विन टॉफरल। ऑल्विन टॉफरल के अनुसार संचार तकनीकी को कितने भागों में बांटा, इन्होंने 3 भागों में बांटा है। देखिए 3 वेव्स बताई हैं। फर्स्ट वेव्स जो इन्होंने बताई, फर्स्ट तरंग वेव, सेकंड वेव, ऐतिहासिक क्रम है एक तरह से इनका, सेकंड वेव, और फिर आता है थर्ड। कितनी वेव में बांटा है, 3। सबसे पहले उन्हें ऐतिहासिक क्रम में फर्स्ट वेव में बताया कैसे संचार होता था, मौखिक। एक शिक्षक और एक स्टूडेंट, दोनों में देखिए एक शिक्षक और एक स्टूडेंट, एक टीचर और एक स्टूडेंट, इन दोनों के अंदर जो कन्वे होता था वो कैसा था, मौखिक, आदान प्रदान सूचनाओं का।
उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर आता है मौखिक, और प्रिंटिंग मशीन आ गई, इसलिए हम कहते हैं लिखित या मुद्रित संप्रेषण। दूसरी वेव्स में किसको शामिल किया? लिखित और मौखिक दोनों को। और लिखित और मौखिक रूप से यदि हम देखें तो हमारे पास काफी कुछ है, जैसे रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, यहां देखिए कैसा हो रहा है, मौखिक भी है और लिखित भी है, दोनों तरह से देखिए। और भी कई चीजें आ गई, जैसे अपना डाक, टेलीफोन, डाक भी आ गई थी यहां पर क्योंकि प्रिंटेड जाती थी। टेलीफोन, टेलीफोन, ये सारे के सारे देखिए कौन से सेकंड वेव में देखिए इन्हें शामिल किया गया, और सेकंड वेव में इनको हम लिखते हैं। इनके अलावा और भी चीजें आ गई थी, हमारे पास सिनेमा आ गया था, न्यूज़पेपर आ गया था, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, सिनेमा जिसे चलचित्र भी कहते हैं, सिनेमा, इनमें देखिए सूचना। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज यदि हम बात करते हैं थर्ड वाले, और थर्ड वाले की यदि बात करें तो यहां पर देखिए या सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और मीडिया, तीन चीजें आ गई थी अपने इसके अंदर। एक तो क्या था यहां पर? सॉफ्टवेयर, दूसरा देखिए हार्डवेयर, और तीसरा यहां आ गया था मीडिया। और यहां देखिए जो इन तीनों का जो संगम है वो क्या है? कंप्यूटर, इसको और कंप्यूटर से चलने वाला इंटरनेट। और इंटरनेट के साथ साथ देखिए एक उपग्रह संचार पद्धति, या जिसे हम कह देते हैं टीसी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ये सब समझाऊंगा मैं एक एक करके, अभी तो केवल इनसे परिचय ही हो रहा है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग शॉर्ट में कहते हैं टीसी। इस तरह से देखिए यहां पर जो एक तरह से हम कहते हैं ई भंडारण होना शुरू हो गया, इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आ गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग आ गई। उसके अलावा देखिए हमारा मोबाइल भी इसी के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये भी मल्टीमीडिया है, वर्चुअल क्लास भी है, मोबाइल भी लिख देते हैं, मोबाइल, वर्चुअल क्लास, वर्चुअल कक्षा, ईमेल, यानी हम कह सकते हैं डिजिटल चीजें इसमें शामिल हो गई थी। तो ये किसके अनुसार देख रहे थे? आल्विन के अनुसार। आल्विन ने कितने भागों में बांटा था संप्रेषण के विकास की कहानी को? 3 भागों में, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव। फर्स्ट वेव ओनली फॉर मौखिक, सेकंड वेव मौखिक और लिखित, थर्ड वेव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मीडिया, अर्थात कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लास, ईमेल जैसी डिजिटल सामग्रियों का क्या हो गया? चलन हो गया इसमें। इस तरह से देखिए अब जो हमने पढ़ी इसके अंदर कौन कौन सी? आई, सी, फिर उसके बाद पढ़ा आईटी और सीटी, ये विधाओं को हमने पढ़ा इसके अंदर। और अब आगे बढ़ते हैं देखिए, लेकिन उससे पहले एक डायग्राम है आपके लिए जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का एक सर्किल बनाया है। ये तो हमारे पास आप देख रहे हो, इसका नाम तो है सीटी और इसका नाम देख रहे हो आईटी। ये आईटी है और ये सीटी, ये सैटेलाइट बेस देखिए, और ये धरातल ये, और यहां पर देखिए रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल, इन सब चीजों को नाम दिया गया है आईसीटी। और अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अब इन तीनों चीजों को एक साथ देखेंगे। और अब जो हमारा टॉपिक आता है आईसीटी की संकल्पना। तो अब जो हम समझेंगे आईसीटी की, क्या समझेंगे? संकल्पना को समझेंगे। आईसीटी की संकल्पना, बहुत ही सरल से रूप में मैं आपको बताऊंगा। किसकी संकल्पना देखेंगे? आईसीटी।
अब तीनों शब्दों को एक साथ देखेंगे हम, आईबी, सीबी और टीबी, यानी सूचनाओं में और संप्रेषण में टेक्नोलॉजी का प्रयोग एक साथ परीक्षा में पूछा जाता है। आईसीटी का पूरा नाम फिर बता रहा हूं, यहां मैंने एंड नहीं लगाया, पहले लगाया था, क्योंकि दोनों तरह से पूछा जाता है। सूचना संप्रेषण तकनीकी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, दोनों तरह से देखिए ये पूछा जाता है, और यहां मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज होती क्या है और किस तरह से देखिए हम बात करेंगे इसके ऊपर। पहले मैं एक यूनेस्को की एक डेफिनेशन बताता हूं। सूचना ये अगर हम बात करें सूचना संप्रेषण तकनीकी वास्तव में है क्या चीज, यूनेस्को ने देखिए अपनी परिभाषा में एक छोटा सा एक वर्ड काम में लिया था इसके लिए, और काम क्या लिया था वो आप देखिए कि सूचना संप्रेषण है क्या। सूचना संप्रेषण के लिए उन्होंने देखिए कहा था आईसीटी तकनीक, उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है। आईसीटी तकनीक, ठीक है। आईसीटी के बारे में क्या कहा गया, आईसीटी तकनीक उपकरणों, उपकरणों को अंग्रेजी में कहते हैं टूल्स, एवं संसाधनों का एक सेट, एक सेट है। ये देखिए, जिसके माध्यम से या जिससे डिजिटल सूचनाएं, जिससे या जिसके माध्यम से डिजिटल सूचनाएं क्या की जाती हैं, संग्रह एवं दूसरा जो शब्द काम में लिया है संचारण किया जाता है। किसके अनुसार देख रहे हो, यूनेस्को के अनुसार। यूनेस्को यूनेस्को के अनुसार देखिए आईसीटी की संकल्पना को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीटी तकनीक, उपकरणों एवं संसाधनों का एक सेट है। तकनीकी के उपकरण, टूल्स, या कह दीजिए संसाधनों का एक सेट है जिससे डिजिटल सूचनाएं संग्रह, और दूसरा क्या कहा है, संचरण। संचरण का अर्थ होता है प्रसारित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भेजने, किया जाता है। अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे देखिए ये एक मोबाइल आप सब लोगों के पास है। इस मोबाइल के अंदर देखिए हम सबसे पहले मोबाइल के अंदर इसे ऑन करते हैं। ऑन करने पर कैमरे पे जाते हैं, कैमरे पे गए और हमें जो चीज अच्छी लगी उसकी फोटो क्या कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। फोटो खींचना कहलाता है उत्पादन या सृजन करना। फोटो खींचना क्या कहलाता है, फोटो खींचने को देखिए हम एक नाम देते हैं, और नाम की यदि हम बात करते हैं, हमने क्या किया, देखिए सृजन किया। इंग्लिश में कहा जाता क्रिएट, फोटो खींच गई। दूसरा काम देखिए, अब फोटो खींचने के बाद उसको क्या करना है, आपको स्टोर करना है। अब स्टोर करना है तो किस में करना है, कौन से प्रकार के मेमोरी कार्ड में करना है, तो दूसरा काम देखिए जो हम करते हैं इसको क्या करते हैं, संग्रह। ये फोटो कैसी है, हमारी डिजिटल है। कैसी सूचना है, डिजिटल सूचना। इस डिजिटल सूचना का सबसे पहले हमने सृजन किया, क्रिएटिंग किया। दूसरे नंबर पर उसका क्या किया, संग्रह किया। संग्रह के लिए अनेक प्रकार के मेमोरी कार्ड हैं जिसमें डिजिटल सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं। मोबाइल बंद, दोबारा आपको आवश्यकता फिर हुई, मोबाइल ऑन किया, इस फोटो को देखा। इस फोटो को देखने को कहा जाता है इसकी पुनः प्राप्ति। क्या करी आपने, पुनः प्राप्ति। दोबारा से देखिए आपने इसको प्राप्त कर लिया।
किसको? डिजिटल सामग्री को। अब इस फोटो को जैसे ही आपने देखिए दोबारा से प्राप्त किया, तो क्यों आपने इस फोटो को देखा? अपने दोस्त को भेजने के लिए, फेसबुक पे लगाने के लिए, व्हाट्सएप पर भेजने के लिए, ट्विटर पर डालने के लिए, पता नहीं प्रिंट लेने के लिए। अब आपको वो फोटो के अंदर देखिए, आपकी फोटो या कहें कि वो जो इमेज है वो सेंड नहीं हो रही है, तो क्या करोगे? फेरबदल। आपकी फोटो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी फोटो सबसे अच्छी लगे, तो उस फोटो में वो क्या करेगा? फेरबदल। क्या कर देगा इस फोटो के अंदर? फेरबदल। फेरबदल का मतलब होता है उसे आकार को छोटा बड़ा करना या उसमें कुछ एडिटिंग करना। अब देखिए उसने इसमें क्या कर दिया? फेरबदल कर दिया। अगर इस तरह से यदि हम देखें उस फोटो के अंदर, देखिए उन्होंने जो फेरबदल किया और करने के बाद उसकी फोटो क्या हो गई? तैयार। अब क्या करेगा? उसे सेंडिंग करेगा, प्रेषण, भेजेगा किसी ना किसी को। उस डिजिटल सूचना को क्या करेगा? भेजेगा। और जब देखिए भेजने के लिए हमारे पास बहुत सारे मल्टीमीडिया हैं, व्हाट्सएप है, ईमेल है, फेसबुक है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम है, कहीं पर भी भेज सकते हैं फोटो। फोटो क्या है? एक डिजिटल सूचना। उसको हम क्या करते हैं? भेजते हैं, और जिस व्यक्ति के पास भेजेंगे वो व्यक्ति उसको क्या करेगा? प्राप्ति। और इस तरह से एक सर्किल बन गया। देखिए उस व्यक्ति को मिल गई, और ये सारी की सारी क्या थी? डिजिटल सूचना। बाकी किसी सूचनाओं में ऐसा नहीं हो सकता। ये सब किस में संभव है? डिजिटल में ही संभव है, बाकी किसी में ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, यूनेस्को कहता है डिजिटल सूचनाएं ही आईसीटी है, बाकी जो सूचनाएं हैं वो आईसीटी नहीं है। क्योंकि आज समय के अनुसार देखते हैं तो देखिए हमारे चारों ओर सारी सूचनाएं कैसी मिलेंगी? डिजिटल। मोबाइल में देखिए, आप कंप्यूटर में देखिए सूचनाएं कैसी। आज कैमरा भी देखिए डिजिटल। कैमरे की बात करें तो कैसा आ गया है? डिजिटल। यानी हर चीज के अंदर देखिए डिजिटलाइजेशन हो गया है, और सूचनाएं हमारे चारों ओर उपलब्ध होने लगी हैं, और ये ही सूचनाएं कहलाती है हमारी आईसीटी। अर्थात हमारी जो आईसीटी है वो निर्भर किस पर करती है? डिजिटल सूचनाएं। डिजिटल सूचनाएं होती क्या है? जिनका हम सर्जन कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं, जिन्हें भेज सकते हैं और प्राप्ति कर सकते हैं। इसी चीज को देखिए कहा गया है आईसीटी, और इसी चीज को एनसीईआरटी ने भी परिभाषित किया है। किसने? एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने देखिए अपनी मॉड्यूल के अंदर स्पष्ट लिखा है आईसीटी क्या है। एनसीईआरटी कहती है अपने मॉड्यूल के अंदर, जो टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसके अंदर उन्होंने लिखा आईसीटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उपकरणों की एक प्रणाली है, जिसमें डिजिटल सूचनाओं को सर्जन, संग्रह, पुनः प्राप्ति, फेरबदल और प्रेषण और प्राप्ति की जा सकती है। इसी को कहा जाता है आईसीटी। और इसी डायग्राम को देखिए मैंने यहां पर दिखाया था। ये डायग्राम जो दिया गया है आईसीटी का, एनसीईआरटी के द्वारा बना हुआ है। उनकी किताब से मैं ये लेके आया हूं आपको दिखाने के लिए। बीच में देखिए जो लिखा हुआ है इसके अंदर, यदि आप देखेंगे तो यहां जो लिखा हुआ है देखिए वो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? डिजिटल सूचना, सर्जन करना। दूसरा देखिए संग्रहण करना, पुनः प्राप्ति, उसके बाद फेरबदल, उसके बाद प्रेषण और उसके बाद अंत में प्राप्ति। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आईसीटी। अब मैं आपको यूनेस्को और एनसीईआरटी दोनों की परिभाषा दिखाता हूं, और याद रखना डिजिटल सामग्री हमारी आईसीटी है। दोनों परिभाषाएं मैं लिख के लाया हूं, आपको दिखाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ये यूनेस्को आईसीटी से तात्पर्य देखिए, अगर हम बात किससे कर रहे हैं? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या है।
आईसीटी से तात्पर्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसी प्रणाली से है जिससे डिजिटल सामग्री या सूचनाएं निर्मित करना, निर्मित को क्या कहा था, सृजन करना, स्टोर करना, संग्रह करना, पुनः प्राप्त करना, फेरबदल करना, फिर भेजना और फिर अंत में प्राप्त करना संभव है, उसी को कहा जाता है आईसीटी। ये संकल्पना देखिए आप। अब यूनेस्को क्या कहता है इसके अनुसार देखिए, आईसीटी का तात्पर्य प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है। सेट के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात एनसीईआरटी, और इसके बाद देखिए उपकरण और संसाधनों के सेट की बात कौन करती है, यूनेस्को, जिसके माध्यम से डिजिटल सूचनाएं या जानकारी का क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है और संचरण किया जाता है। संचरण का मतलब होता है भेजना। कैसे भेज सकते हैं हम, व्हाट्सएप, उसके अलावा फेसबुक, ये भेजने के साधन है, ट्विटर, ईमेल, इनसे क्या करते हैं, भेज। अब आता है संग्रह देखिए मेमोरी कार्ड में करते हैं। अब मेमोरी कार्ड तो किसी भी प्रकार का हो सकता है जिसमें हम क्या करते हैं, सूचनाओं का संग्रह करते हैं। इस तरह से देखिए ये दो अर्थों के दो रूपों में आपने आईसीटी के अर्थ को समझा और ये आईसीटी का जो अर्थ अपने इसके अंदर दे रखा है। अब उसके बाद देखिए हम एक चीज देखेंगे यहाँ पर जिसका नाम है शिक्षा पर आईसीटी का प्रभाव, उसको देख लेते हैं। शिक्षा में आईसीटी का प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ा इस आईसीटी का हमारी शिक्षा पर। हमारी शिक्षा पर काफी कुछ प्रभाव पड़ा है। देखिए अगर हम प्रभाव की बात करें तो ये 3 रूपों में ये प्रभाव हमें दिखाई देता है। देखिए एक तो देखिए हमारा कक्ष में बदल गया, हमारा कक्ष स्मार्ट कक्ष हो गए हमारे। अब देखिए स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम, यानी हमारा क्लासरूम बदल गया। दूसरा देखिए जो बदलाव आया, डिस्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा, दूरस्थ शिक्षा में जान आ गई। और तीसरे नंबर पर यदि हम इस इफेक्ट को देखें तो तीसरा जो इफेक्ट सीधा सा आता है ई लर्निंग का, जिसे क्या कहते हैं हम, ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा, 3 बड़े बड़े इफेक्ट देखिए हमें दिखाई देते हैं हमारी शिक्षा। पहला, यदि कक्ष आईसीटी का प्रयोग कहां होने लगा, हमारे कक्ष में हमारी क्लास क्या हो गई, हमारे क्लासरूम क्या हो गए, स्मार्ट कक्ष कहलाने लगे हमारे कक्ष। और इनके अंदर क्या आ गया, हमारे कक्षों में प्रोजेक्टर का उपयोग होने लगा। विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर आ गए हमारी कक्षा के अंदर। हमारी कक्षा के अंदर टीवी आ गई है देखिए, जिसका उपयोग किया जाता है। आजकल बोर्ड भी लग गए स्मार्ट कक्ष के अंदर, इंटरएक्टिव बोर्ड। इस तरह से देखिए हमारी कक्ष के ऊपर प्रभाव पड़ा है, आधुनिक होगी। वर्चुअल क्लासरूम भी हो गए हमारे, वर्चुअल कक्ष। ये वर्चुअल क्या चीज है, इसको हिंदी में कहा जाता आभासी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आभासी। यानी कहीं पर कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है और दूसरी जगह बच्चे उसे पढ़ रहे हैं, तो ऐसी क्लासरूम को कहा जाता है वर्चुअल। अब आता है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा की यदि हम बात करें तो देखिए डिस्टेंस एजुकेशन में सबसे ज्यादा एक तो हो गया इंटरनेट, इसके माध्यम से उपलब्ध हुआ। कॉन्फ्रेंसिंग कई प्रकार की, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, विभिन्न प्रकार की, या कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग या
वेबिनार देखिए, आजकल जो नई चीज आ गई है, कॉन्फ्रेंसिंग के विभिन्न रूप आ गए हैं, और इंटरेक्टिव वीडियो भी देखिए, और हमारे कंप्यूटर पर CAI CAL जिसे पढ़ाया जाएगा अपने दोनों कोर्स में है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, यानी कंप्यूटर आधारित अधिगम। ये देखिए हमारी डिस्टेंस एजुकेशन में डेवलप हो गया। ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन यदि शिक्षा की बात करें तो इसे एक तरह से नई शिक्षा पद्धति आ गई हमारे पास, ई लर्निंग। ई लर्निंग को हिंदी में कहा जाता है ई अधिगम। ये देखिए ये चीजें आ गई अपने इसके अंदर। तो अब प्रभाव कक्षा कक्ष पे पड़ा, डिस्टेंस एजुकेशन पे पड़ा, ऑनलाइन शिक्षा का जन्म हो गया। 3 चीजें नई निकल के आई जिसका हम आईसीटी का क्या देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना इस चीज को, ये एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाने वाला देखिए एक टॉपिक है, आईसीटी की आवश्यकता एवं महत्व। सबसे पहले बात करते आवश्यकता, इंग्लिश में कहते हैं नीड। और नीड क्या है, किसी चीज की कमी होना क्या कहलाता है, आवश्यकता कहलाता है। तो देखिए हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ कमियां थी, क्योंकि हमारे जो कक्षा कक्ष थे उसमें टीचर प्रधान हुआ करता था, TCP टीचर सेंटर्ड पेडागोजी। लेकिन जब से आईसीटी आई है तो हमारा टीचर प्रधान नहीं है, बालक प्रधान हो गया है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा, क्योंकि एक टीचर सुविधा दाता हो गया, फैसिलिटेटर बन के रह गया, और हमारा बच्चा सेंटर में हो गया। बालक अपनी रुचि से और अपनी गति से अब अधिगम कर सकता है, किसके माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से। दूसरा एक चीज, पहले टीचर सभी बच्चों को एक ही रूप से पढ़ाता था, लेकिन अब आईसीटी जब से आई है बालक अपनी अपनी गति से सीख सकते हैं। जैसे CWSN, जो मंद बुद्धि जो बालक होते हैं वो अब धीरे धीरे इस चीज को सीख सकते हैं, क्योंकि आईसीटी है ना, बार बार रिपीट करके उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी उस चीजों को अधिग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से हमारे लर्नर के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ा, और हमारा जो देखिए एक तरह से जिसे हम कहते हैं शिक्षक, वो भी बदला, लर्नर भी बदला। इस तरह से हमारी शिक्षा में काफ़ी कुछ बदलाव आए, और उन बदलावों को हम यहाँ पर देखेंगे। जिन चीज़ों की कमी थी वो चीज़ें, इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी के विभिन्न रूप देखिए दिखाए गए डायग्राम में, और जिनके आधार पर हम यहाँ देखेंगे काफ़ी कुछ कमियाँ अपने इसके अंदर देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले देखिए हर बच्चे की पहुंच में शिक्षा नहीं होती थी। सबसे बड़ी जो किसकी थी, एसएच, पहुंच की कमी थी, पहुंच। जब से आईसीटी आई है तब से देखिए हर बच्चे की पहुंच में शिक्षा होगी, वो भी कैसी, क्वालिटी एजुकेशन। चाहे वो दूरस्थ शिक्षा के रूप में जुड़ा हो, चाहे वो मल्टीमीडिया के रूप में जुड़ा हो, और कोरोना काल में तो देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और लर्निंग के रूप में रही है तो हमारी आईसीटी ही हमारा सहयोग किया है। हमारे बच्चों के भविष्य को देखिए सुधारने में जो सहयोग किया है, किसने किया है, आईसीटी ने। अब देखिए आईसीटी के अंदर क्या होता है कि ये लोगों को जोड़ता है, एक दूसरे से जोड़ना, फिर पूरी दुनिया को जोड़ना, वैश्विक गांव बना दिया इस आईसीटी ने, लोगों के बीच की दूरियां कम कर दी, घर घर शिक्षा को पहुंचा दिया, किसने, आईसीटी से। अब मैं कुछ बिंदु लिख के लाया हूं जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पहले लिख के लाया हूं, आप लोग भी एक एक करके उतार लेना। बहुत ही सरल से बिंदु हैं और इनको आप एक बार पढ़ेंगे तो भी याद हो जाएंगे। ये मत सोचना सर आप तो लिख के लिए आए, अरे मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि क्रम से आपको ये चीजें मैं दे सकूं, जितनी बातें मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए सूचना का विश्लेषण करना, जो बिंदु है हमारा कौन सा है, सूचनाओं का क्या करना, विश्लेषण। और उसके बाद देखिए सूचनाओं का क्या करना है, आईसीटी के माध्यम से हम संग्रह कर सकते हैं, उनमें फेरबदल कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और उनका क्या कर सकते हैं,
प्रचार और प्रसार भी कर सकते। कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट देखिए, उसमें पूछा गया है पेपर में, आईसीटी की आवश्यकता या आईसीटी का महत्व है। डिजिटल सूचनाओं का संग्रह और उनका प्रसार करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। यानी मैंने जो परिभाषा बताई थी, उन्हें सर्जन करना, स्टोर करना, फेरबदल करना, प्राप्त करना, ये सारी चीज क्या है, डिजिटल सूचनाओं के। दूसरा देखिए, दूरस्थ शिक्षा के लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, दूरस्थ शिक्षा के लिए। इसके बाद देखिए एक आवश्यकता का बिंदु और है इसी से मिलता जुलता, जिसे कहते हैं जनसंचार के लिए, जो यहां नहीं लिखा हुआ बिंदु, जनसंचार के लिए। जनसंचार का मतलब होता है मास कम्युनिकेशन। अब देखिए पहले 1 to 1 होता था, आज यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पता नहीं कितने ही जो परीक्षार्थी हैं इस विषय को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, यानी एक साथ में कितने ही लोगों को क्या कर सकता हूं, पढ़ा सकता हूं। इसी तरह रेडियो और टीवी के माध्यम से भी, ये कहलाता है जनसंचार के लिए आईसीटी का महत्व। अगला देखिए, शिक्षा की समस्याओं का निवारण कर। हमारी टीचिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, एक उच्च स्तरीय शिक्षक से पढ़ना है तो देखिए वो सभी विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकता। एक उच्च स्तरीय ट्रेनिंग लेनी है तो देखिए एक व्यक्ति सबको ट्रेनिंग नहीं दे सकता, इसलिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, आईसीटी। किसकी आवश्यकता महसूस की गई, आईसीटी। विद्यालय की देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हम बात कर लें, एक समय सारणी बनाना, समय सारणी बनाना विद्यालय में देखिए। दूसरा एक परीक्षा परिणाम बनाना, परीक्षा परिणाम। ये दो प्रॉब्लम ले ली हमने। पहले परीक्षा परिणाम हाथ से बनाया जाता था, कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाया करती थी। आजकल देखिए एक्सेल सीट के ऊपर हम बना लेते हैं। एक्सेल सीट अपने आप में क्या है, आईसीटी कंप्यूटर, और उसमें टोटल करने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ही टोटल करता है। तो समस्याओं का कुछ हद तक क्या हो रहा है, निवारण। और देखिए विद्यालय के कार्यों में उपयोग, यही देखिए हमारे विद्यालय के कार्यों में भी उपयोग कर रहा है। और देखिए पाठ्यक्रम निर्माण में भी देखिए हम इसको काम में लेते हैं। और बात करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग, और अपने आप में टेक्नोलॉजी के जितने उपकरण हैं ये टीचिंग लर्निंग भी है भाई अपने आप में। जैसे मॉडल का निर्माण करना और वर्चुअल क्लासों को देखिए बच्चों को दिखाना। उसके अलावा देखिए पढ़ाते समय वीडियो दिखाना बच्चों को, ताकि चीज़ें क्या हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हम बस समझ जाते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी कमियां भी हैं इसकी, वो मैं आखिरी में लिखवाऊंगा इसकी कमियां, तो उनको ध्यान रखना। पहले महत्व देख लेते हैं, फिर कुछ कमियों की बात करेंगे। आईसीटी की आवश्यकता और महत्व में अगला देखिए, ज्ञान निर्माण में सबसे बड़ी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्यक्ति के ज्ञान के निर्माण में सबसे ज्यादा काम आ रही है। जो ज्ञान आप लोगों का निर्माण हो रहा है कहीं ना कहीं आईसीटी से इफेक्टेड है, अर्थात हम कह सकते हैं प्रभावित है। ज्ञान के निर्माण में बच्चे को देखिए, जब कोई चीज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई जाती है तो उसे देखिए, एडगर डेल महोदय भी कहते हैं सीखने की सबसे अच्छा, उत्तम और स्थायी तरीका होता है प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए बच्चे को। दूसरा देखिए विचारों का संप्रेषण। तीसरा देखिए अंतःक्रिया, इंटरेक्टिव अंतःक्रिया भी यहां पर, और पुनर्बलन देखिए, और उसके बाद अभिप्रेरणा भी मिलती है, रुचि भी देखिए बच्चे में जागृत होती है इस माध्यम से पढ़ने के लिए, और उचित बिंब भी बना सकते हैं। कई बार देखिए बहुत सारी ऐसी चीज होती है, शब्दों से हम बिंब बनाने की कोशिश करते, बिंब नहीं बनते बच्चे के। जैसे मैंने कहा एप्पल, सेव का नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क पटल पर एक बिंब बन गया, सेव का चित्र दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन कुछ अवधारणाएं ऐसी होती हैं जिनका हम शब्दों से बिंब नहीं बना सकते, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, डिजिटल सामग्री के माध्यम से हम क्या बना देते हैं, बिंब बना देते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, यह भी आया हुआ है एग्जाम में। हमारी देखिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको क्या बनाते हैं, इसे इफेक्टिव बनाते हैं। जैसे पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण करने में, प्रस्तावना करने में बीच बीच में, या किसी विधा को समझाने के लिए भी हम काम में ले लेते हैं। और देखिए शिक्षण को सरल, सहज और बोधगम्य बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए,
और देखिए अभी तो काफी कुछ है इसकी आवश्यकता। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण में सहायक बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक व्यक्ति, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सभी बच्चे एक समान नहीं होते और उनका सीखने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। इसलिए उन बच्चों को उनके स्तर पर जाकर सिखाया जा सकता है। किससे? आईसीटी के प्रयोग से। और देखिए विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, बिल्कुल सही है, प्रशिक्षण में सहायक। टीचर्स को देखिए 2 तरह के ट्रेनिंग दी जाती है, इन सर्विस और प्री सर्विस। प्री सर्विस के अंदर सब लोगों ने, आप लोगों ने बीएड जो किया हुआ है, ये प्री सर्विस है। अर्थात उसके अंदर यदि इस विधा का प्रयोग किया जाए आईसीटी का, तो हमारे छात्र अध्यापकों के अंदर बहुत अच्छे कौशलों का निर्माण हो सकता है। और देखिए, और यदि हम बात करें तो देखिए इसके अंदर जो एक महत्वपूर्ण कड़ी आती है, ऑनलाइन उपस्थिति। आईसीटी के माध्यम से देखिए हम ऑनलाइन अटेंडेंस कर सकते हैं। आजकल जैसे मॉड्यूल चल रहा है राजस्थान के अंदर ऑनलाइन अटेंडेंस का, साला दर्पण पे एक पोर्टल के माध्यम। यदि आईसीटी नहीं होती तो क्या ऑनलाइन उपस्थिति हो सकती? बायोमेट्रिक, ये भी क्या है? आईसीटी का ही प्रयोग है। ऑनलाइन पाठ्य पुस्तकें मिलने लगी, जिसे हम क्या कहते हैं? डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर देखिए हमें क्या मिलती है? ई पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी। ऐसे देखिए बहुत सारी देखिए पोर्टल हैं जिन पर किताबें मिल जाती है हमारी, और उन पोर्टलों के बारे में मैं आखिरी में बताऊंगा। जैसे स्वयं प्रभा का एक चैनल है जिसका नाम है स्वयं। वर्चुअल शिक्षण, आभासी, वर्चुअल को हिंदी में क्या कहते हैं? आभासी। और ये देखिए जो वर्चुअल यदि क्लास की बात करें, यानी यहां देखिए कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है और इंटरनेट के माध्यम से दूसरी जगह इस क्लास को लाइव कर दिया जाए, तो यहां ये क्लास कहलाएगी आभासी। कैसी कहलाएगी? अब पढ़ा यहां रहा है, ए स्थान पर व्यक्ति यहां पढ़ा रहा है देखिए, लेकिन प्रदर्शन कहां हो रहा है? इस आईसीटी के माध्यम से दूसरी जगह। यानी बहुत सारी क्लासों में क्या कर देते हैं? प्रसारण कर दिया जाता है। ऐसे को कहा जाता है वर्चुअल क्लास। उसके बाद देखिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग, बहुत सारे कार्यों का ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जा सकता है। जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, और उनसे हम लाइव देखे मोबाइल के ऊपर आसानी से देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो इस तरह से देखिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जिसे कहा जाता है, टीसी डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये कई प्रकार की पद्धति है। एक कहलाती है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक कहलाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी अंतःक्रिया। टेलीफोन के माध्यम से अंतःक्रिया होती है तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उसके अंदर देखिए 2 वे वीडियो और 2 वे ऑडियो दोनों चीजें साथ में होती है, तो उसको कहते हैं वीसी। और वीसी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये किसके हैं? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के तरीके ही हैं। इस तरह से देखिए हम इन चीज़ों को क्या करते हैं? देखते हैं। और अब उसके बाद देखिए हम अंत में यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं मैं। आईसीटी की सीमा, ये नोट कर लेना भाई। आईसीटी की सीमाएं एक बार पूछ लिया गया था, यहां से भी एक क्वेश्चन। लिमिट है सबसे बड़ी जो देखिए प्रॉब्लम्स है, सीमा है। आईसीटी क्या है? महंगी है, अर्थात खर्चीली है या नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए 2 वर्गों का निर्माण हो गया, 2 वर्ग बन गए हमारे समाज में। 2 वर्ग का निर्माण या 2 वर्गों का निर्माण समाज में। 2 वर्ग कौन कौन से? एक तो आईसीटी को जानने वाला और एक आईसीटी को नहीं जानता, नॉन आईसीटी। एक वर्ग आईसीटी को जानने वाला और एक आईसीटी को नहीं जानता है जो वर्ग। तीसरा सबसे बड़ा देखिए एक है भावात्मक
शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रिया। भावात्मक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती इसमें, क्योंकि आईसीटी के अंदर भावों को नहीं दिखाया जा सकता। भावात्मक उद्देश्य की पूर्ति नहीं, ये तो एक वास्तविक रूप के कक्षा कक्ष में ही हो सकता है, भावात्मक रूप से इसकी पूर्ति नहीं कर सकते। अब इसके बाद देखिए दूसरी चीज आती है, सामाजिक मूल्यों का पतन होने लग गया। सीधी सी बात है, आईसीटी जब से आई है, सामाजिक मूल्यों का पतन, सामाजिक मूल्यों का पतन, मूल्यों का पतन। और ये जो सामाजिक मूल्य होते हैं, ये क्या होते हैं? सामाजिक मूल्य कहते हैं सहयोग, भाईचारा, ये कैसे मूल्य हैं? समाज मिलजुल कर कार्य करना, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे सामाजिक मूल्य। ये सब चीजें देखिए हमारे आईसीटी। एक और भी आ गया इसमें नया अपराध, जिसे हम कहते हैं डिजिटल अपराध या एक तरह साइबर क्राइम, साइबर अपराध आ गया। देखिए इसमें ऑनलाइन हैकिंग की प्रॉब्लम्स होने लगी है। इस तरह से देखिए अपने इसके अंदर क्या आई है, कुछ ना कुछ देखिए इसकी लिमिट्स हैं और एग्जाम की दृष्टि से पूछ लिया जाता है। ये पूछा जा चुका है एक बार, उसमें पूछा गया था कि जो आईसीटी में नहीं होता है, क्या नहीं होता? भावात्मक उद्देश्य नहीं होता, सीधी सी बात है। ज्ञानात्मक होता है, क्रियात्मक होता है, लेकिन भावात्मक नहीं होता। इनको पांचों को उतार लेना और याद भी कर लेना, ये इसकी लिमिट है। अब इसके बाद देखिए जो हम देखते हैं अपने इसके अंदर जो एक टॉपिक दे रखा है, वो दे रखा है देखिए आईसीटी शिक्षा शास्त्र समाकलन। समाकलन को कहा जाता है एकीकरण। एकीकरण क्या कहते हैं हम? एकीकरण। ये अपने देखिए इसके अंदर जो दिया हुआ है आईसीटी शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी, इन दोनों को देखिए पहले मिलाना है, एकीकरण करना है, समेकित, और फिर हमें देखना इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो देखिए मैं आपको पहले दिखा रहा हूं, यहां पर हमारे पास एक तो क्या है शिक्षा शास्त्र, एक क्या है तकनीकी, और एक क्या है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को देखिए हम कह देते हैं कंटेंट। उसके बाद शिक्षा शास्त्र को देखिए हम नाम दे देते हैं पेडागोजी। शिक्षा शास्त्र को क्या कह देते हैं हम? पेडागोजी। ये कंटेंट, ये पेडागोजी और ये टेक्नोलॉजी। इस तरह से हम एक नाम दे सीपीटी। इन तीनों को जोड़ना है, एकीकरण करना है। तो देखिए अगर टीचर को उसके पाठ्यक्रम की नॉलेज है, टीचर को उसके पेडागोजी की नॉलेज है, टीचर को यदि टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, इन तीनों की नॉलेज है यदि किसी टीचर को, तो देखिए वो आईसीटी के माध्यम से बहुत अच्छा लेसन पढ़ा सकता है। और इसी पर जोर दिया गया है। एनसीईआरटी ने टीचर्स के लिए मॉड्यूल भी बनाया है कि किस तरह से देखिए टीचर इन तीनों चीजों को जाने, सी, पी और टी। यानी हमारे पास क्या है? हमारा करिकुलम, दूसरा क्या है? हमारा पेडागोजी, तीसरा हमारी टेक्नो। इन तीनों चीजों को वो जाने, तीनों का एक साथ उपयोग करे, तो उसी को हम कहेंगे इसका एकीकरण या समेकन। ऐसा नहीं है कि आपको देखिए एक चैप्टर में तथ्यात्मक नॉलेज देनी है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, और उसके अंदर आप आईसीटी घुसेड़ देते हैं, तो बच्चे को मजा नहीं आएगा। टीचर को पहले यह तय करना पड़ेगा कि आईसीटी का उपयोग कहां करना है और कहां नहीं करना है। और इसीलिए ये प्रयोग जब कर पाएगा जब उसको इन तीनों चीजों की क्या होगी? नॉलेज, और तब जाकर हमारा देखिए लेसन इफेक्टिव होगा। और इसी चीज को यहां बताया गया इस डायग्राम में। देखिए जो एनसीईआरटी से लिया गया है ये डायग्राम, इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम यहां पर एक ये देखिए एक राउंड बनाते हैं, और इसमें जो हमने लिया है, क्या लिया है? पी को लिया है। पी का मतलब पेडागोजी, पी के का मतलब है नॉलेज। दूसरा हमने लिया है तकनीकी को, देखिए, और इसे कहा जाता टी के, टेक्नोलॉजी, नॉलेज। और फिर देखिए सी को लिया है, और सी का क्या है? कंटेंट। और यहां देखिए इसको हमने नाम दिया सी के।
अब देखिए यहां पर दो दो चीजों को जोड़ के, जैसे मैंने आईसीटी को दिखाया था, यहां पर हम जोड़ते हैं पीके और टीके को जोड़ते हैं तो देखिए टीपीके बन जाता है हमारा, इन तीनों को जोड़ते हैं तो। इसी तरह इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए यहां बन जाता है सीके और टीके को जोड़ते हैं तो टीसीके। और इसी तरह से इसमें यदि जोड़ते हैं पीके और सीके को जोड़ते हैं तो हमारा देखिए क्या बन जाता है यहाँ पीसीके, पीसीके। लेकिन ये कहा गया है इनका समेकन पार्ट ये है बीच का जो कॉमन पार्ट है इनका, और ये जो हमारा कॉमन पार्ट है ये कॉमन पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टी, पी और सी। ये तीन चीज तो है, और साथ में हमें क्या जोड़नी है, नॉलेज को जोड़ना है। और तब इन तीनों चीजों का प्रयोग करके हम पढ़ाएं तो देखिए हमारा शिक्षण क्या होगा, प्रभावी। और हमारे शिक्षण में या शिक्षा शास्त्र में किसका प्रयोग माना जाएगा, आईसीटी का प्रयोग। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पूछेगा देखिए पाठ्य सामग्री शिक्षा शास्त्र और तकनीकी का एकीकरण या समेकन क्या कहलाता है, टीपीसीके। टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, पी का मतलब होता है पेडागोजी, और सी का मतलब होता है कंटेंट, और के का मतलब होता है नॉलेज। और जब ये तीनों पार्ट मिल जाते हैं तो एक बहुत अच्छी नॉलेज तैयार हो जाती है, और टीचर इनका प्रयोग करे तो उसका शिक्षण क्या होगा, प्रभावित होगा। और उसी चीज को यहाँ पर लिया गया, आईसीटी शिक्षा शास्त्र समाकलन को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों को देखिए हम कई भागों में बांट देते हैं परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाए तो। सबसे पहला कारण आता है राजनीतिक कारण। सबसे पहला कारक कौन सा है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक देखिए सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है आईसीटी, सरकार की नीतियों पर निर्भर। यदि सरकार देखिए हमारी शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के प्रयोग को देखिए वैध मानती है और उसके लिए विभिन्न प्रकार की पॉलिसी बनाती है तो सीधा सा है वहां पर आईसीटी इफेक्टिव होगी। और सरकार देखिए किसी प्रकार की इसके अंदर कोई पॉलिसी नहीं बनाती है और किसी प्रकार की कोई देखिए सपोर्ट नहीं करती है तो वहां पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा देखिए यहां पर प्रभाव देखते हैं हम आर्थिक कारक, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। देखिए आर्थिक का मतलब किससे होता है, धन से, या हम कह दें वित्त से, पैसों से। क्योंकि जब तक हमारी सरकारें आर्थिक रूप से देखिए एजुकेशन संस्थाओं को सबल नहीं बनाएंगी, उनको देखिए ये उपलब्ध नहीं कराएंगी कि कौन सी आईसीटी की सुविधाएं, या तो वो सुविधाएं उपलब्ध कराएं या उनको खरीदने के लिए धन उपलब्ध कराएं, तो देखिए अपने आप ही क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी प्रभावित होगी और हम इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और देखिए उसके बाद मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारक में देखिए सबसे पहले बालक की रुचि, बालक का स्तर, बालक के संवेग, इन चीजों को यदि ध्यान में रख कर देखिए आईसीटी का प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रभाव सकारात्मक। और यदि व्यक्तिगत भिन्नता को हम नकारते हुए यदि आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो देखिए उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, नकारात्मक। तो मनोवैज्ञानिक कारक भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखिए हम और देखते हैं शैक्षिक कारक, एजुकेशनल इफेक्ट। और शैक्षिक कारक के अंदर देखिए हमारा जो आता है इसमें क्या है कि आईसीटी की नॉलेज है या नहीं, आईसीटी का ज्ञान। अगर देखिए आईसीटी का ज्ञान नहीं है तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात हम प्रयोग नहीं कर सकते। या मैं ये कह सकता हूं कि जब टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है प्री एजुकेशन या प्री सर्विस, देखिए जो ट्रेनिंग दी जाती है बीएड के समय, वहां पर यदि देखिए शिक्षा में इसका प्रयोग कर लें आईसीटी का ज्ञान, किस में काम में ले लें हम, प्रशिक्षण शालाओं में।
तो देखिए इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अंत में देखिए हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारक को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। अंत में कौन सा कारक है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। इनका भी देखिए इसके ऊपर क्या पड़ता है? आईसीटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से देखिए हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की संकल्पना को समझा, उसके देखिए हमने प्रभाव भी देखे, और साथ में उसके प्रभाव के साथ साथ उसकी आवश्यकता और महत्व, और अंत में देखे उसको प्रभावित करने वाले कारक। कितने कारक बताए? 1, 2, 3, 4 और 5 कारक, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बच गए देखिए हमारे आईसीटी के टूल्स, उपकरण, वो मैं सेकंड वीडियो में लेके आऊंगा। और तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।